अच्छा, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? पावर क्यूरी, पावर बीआई का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पावर क्यूरी के अंदर हम डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, एक ये पॉइंट तो हमने देखा। और अभी तक देखा नहीं, हमने सिर्फ सुना। ठीक है, और दूसरा भी कर सकते हैं। डेटा मॉडलिंग क्या होता है? इट्स अ कॉन्सेप्चुअल कि आप जो भी डेटा है उसको प्रॉपर तरीके से उसका कॉन्सेप्ट बनाना। तो ये कि उसमें से आप किस किस तरह के चार्ट बनाएंगे, ठीक है, क्या क्लीनिंग जाए, क्या उसमें से उस डेटा से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, बेसिकली क्या एनालिसिस करनी है, वो आपका सारा कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ डेटा एलिमेंट्स होगा। सही। तो आपके पास जो है वो अक्सर ही ऐसा होता है कि जब कंपनी डेटा देती है तो वो एक टेबल नहीं होता। अभी तक हमने जितने भी काम किए थे एक ही टेबल पे काम किया था, पर टेबल्स पे भी हो सकता है। और उसका कॉन्सेप्चुअल व्यू इस तरह का आपको शो हो सकता है। सही। जब हम मल्टीपल टेबल्स पे काम करेंगे तो हम ये वाला व्यू भी देखेंगे। अच्छा, इट्स बेसिकली टिपिकली अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, हम बात कर रहे थे डेटा मॉडलिंग के बारे में। डेटा मॉडलिंग के अंदर हमारे पास टेबल्स भी होंगे, कॉलम्स भी होंगे। सही है, इसके अलावा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स होंगे, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स के ऊपर भी हम बहुत फोकस करेंगे। डेटा टाइप्स के बारे में पता है किसी को? स्ट्रिंग, ओके, और इंटीजर फ्लोट, इंटीजर फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग, कैरेक्टर। ठीक है। तो बेसिकली ये डेटा टाइप्स है। ठीक है, डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि आपका डेटा किस तरह का दिखता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, टाइप करता है। सही। तो हम अपने डेटा को डिफरेंट कैटेगरी में जो है ना वो डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो हम देख रहे थे कुछ डेटा न्यूमेरिक था, कुछ कैटेगोरिकल में था हमारे पास। सही है। और इस तरह का था फ्लोटिंग पॉइंट वाला, डेसिमल वाले नंबर वाला भी डेटा था हमारे पास। सही है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ करेंसी में भी डेटा था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, और डेट डेट टाइम का डेटा था हमारे पास। सही है, इस तरह की डिफरेंट सारी डेटा टाइप्स थी हमारे पास। तो वो भी हम देख रहे होंगे, और ये सारी चीजें हम जो है वो डेटा मॉडलिंग और पावर क्यूरी के अंदर देख रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, डेटा मॉडलिंग हम क्यों करते हैं ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डेटा मॉडलिंग जो है वो बेसिकली हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा डेटा परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, हमारे पास जब भी डेटा आता है इट्स नॉट परफेक्ट। उसको परफेक्ट बनाने के लिए, ताकि हम उसमें से एनालिसिस कर सके और कुछ इंसाइट जनरेट कर सके, इसलिए हम डेटा मॉडलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, रीशेप डेटा फॉर एनालिसिस, कंप्रेस डेटा यूसेज एंड इजियर टू अंडरस्टैंड मॉडल। मॉडल को इजी करके हम अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो हम डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या मतलब? थर्ड पॉइंट था इजी कंप्रेस डेटा यूज। कंप्रेस डेटा यूज, जिसका मतलब ये है कि अगर जो है वो हमें जरूरत पड़े कि हमारे पास जो है वो डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसको हम कैसे प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, या अगर हमें जरूरत पड़े कि डेटा हमें कंबाइन करना, जैसे हमने लास्ट क्लास में कंबाइन किया था। सही है, तो कंबाइन करने की अगर हमें जरूरत पड़ी हो, सही है, अगर हमें डेटा को कोई कोई और चीजें उसमें ऐड करनी हो, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ रही। तो हमारे यूजेज के हिसाब से हम डेटा को किस तरह से लेके जा रहे हैं वो चीजें इसमें अब आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, आगे ये लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ चीजें ऐसी भी है कि ऐसा नहीं है कि सारी क्लीनिंग प्रोसीजर्स हम सिर्फ डेटा सॉरी पावर क्यूरी से ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ चीजें हो सकती है जो हम पावर बीआई के अंदर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 80% जो है वो काम हमारा डेटा मॉडलिंग का पावर क्यूरी के अंदर होता है, और थोड़ा बहुत काम जो है वो 20% हम पावर बीआई के अंदर करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ टूल्स ऐसी हैं जो सिर्फ पावर बीआई के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, यानी कि जो पहली वाली जिसको पहली स्क्रीन पे जिस पर हम काम करते थे, जो हमने विजुअल्स बनाए थे, उस वाली स्क्रीन पे हमने ऊपर के कोई भी टैब्स नहीं देखे थे। होम का टैब ऊपर का नहीं देखा हमने, इंसर्ट का कोई भी टैब नहीं देखा। तो ये हमने सिर्फ साइड बार विजुअल्स वाला देखा था लास्ट टाइम, ऐसे ही।
तो उन ऊपर वाले जो टैब्स थे उनमें उनको यूज करके भी हम कुछ डेटा मॉडलिंग के प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती हैं। तो हमने ऊपर बात की थी टेबल्स, कॉलम्स, रिलेशनशिप्स, डेटा टाइप्स, कीज, सबको देख रहे होंगे हम। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉलम एंड रो मैनेजमेंट। ठीक है, कॉलम्स पे और रोज पे क्या क्या हम क्लीनिंग प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, कीवर्ड रिमूव स्पेसिफिक रोज। क्या मतलब हो सकता है इसका, हो सकता है कोई ऐसा कॉलम हो या कोई ऐसी रो हो जिसकी हमें नीड ना हो। सही है, डैशबोर्ड बनाने के लिए या एनालिसिस करने के लिए, तो हम उसको रखना चाहें या रिमूव करना चाहें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सही है। जैसे कि एक रिमूव एम्प्टी कॉलम, समटाइम्स एम्प्टी कॉलम भी आपके टेबल्स में ऐड हुए हुए होते हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है उसके किसी मतलब पूरा कॉलम है उसमें से किसी एक रो में सिर्फ जो है वो कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है, वो भी एम्प्टी कॉलम ही कहलाएगा एक तरह से। ठीक है, या एरर को कह सकते हैं हम उसको। तो उसको जो है वो हम रिमूव करने के लिए, ये पहला पॉइंट हमारे पास हो गया। तो ये रोज और कॉलम्स के अंदर आपने कौन सी कॉलम रखनी है, कौन से रो रखने हैं और कौन से डिलीट करने, सबसे पहले हम ये चीज चेक करेंगे। ठीक है, हमने ये चीज चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या बोला हुआ है, हाँ कीप एग्जाम्पल में देखिए, रोज की एग्जाम्पल में क्या है, कीप टॉप रो एज हेडर। ठीक है, हेडर रो क्या होती है, जो इसमें सारी हेडिंग वगैरह जिसमें हेडिंग वगैरह होती है, वेरी गुड, सही है। वो वाली रो, हाँ कॉलम नेम्स होते हैं, बिल्कुल सही है। तो जो कॉलम नेम्स वाली जो रो होती है, पहली वाली ऊपर वाली, वो हमारे पास जो है वो हेडर रो होती है। सही। अब उस रो को जो है वो आपने समटाइम्स जब आप पावर क्यूरी के अंदर जाते हैं और आप टेबल को देखते हैं तो आपको नजर आता है कि उस रो को एज अ हेडर या एज अ कॉलम नेम कंसिडर नहीं किया गया, बल्कि उसको भी एज अ डेटा ही कंसिडर कर रहा है पावर बीआई। देखिए, तो वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप उस रो को सिलेक्ट करके एज अ हेडर रो कंसिडर करें। तो ये वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर उसको हम कॉलम नेम कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारे पास डेटा सही नहीं होगा ना, वो कॉलम नेम्स जो है वो डेटा का पार्ट बन गए, और कॉलम नेम्स में ऐसे ही लिखा आ रहा होगा कॉलम 1 2 3 4। ठीक है, तो दिस इज नॉट राइट। आप जब उसका डैशबोर्ड बनाओगे उसमें फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिखा हुआ होगा हर चार्ट के साथ, तो देखने वाले को क्या समझ आएगा कॉलम 1 कौन सा कॉलम है, किस चीज का आपने चार्ट बनाया। सही है। अच्छा, इसके बाद है थर्ड पॉइंट हमारा, स्प्लिट अ सिंगल कॉलम इन मल्टीपल कॉलम्स। स्प्लिटिंग भी करनी पड़ सकती है हमें। जैसे कि एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो डेट का कॉलम होता है उसके अंदर से हम डेट और मंथ और ईयर अलग अलग कर सकते हैं। सही, तो अगर हमें जरूरत हो, समटाइम्स हो सकता है कि हम हमारे पास जो है वो ईयर का कॉलम ना, हमें ईयर की कॉलम की जरूरत हो, या हमें मंथ का कॉलम ना, मंथ की कॉलम की जरूरत हो, तो हम डेट के कॉलम में से स्प्लिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जिसमें से हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं, और आज की क्लास में जो हमने लास्ट टाइम डेटा लिया था उसमें भी हम स्प्लिटिंग करेंगे, देखेंगे इस टाइम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है समराइज ग्रुप रोज इन अ टेबल बाय द कंटेंट्स ऑफ कॉलम। तो ये हो सकता है कि हमें रोज को या कॉलम को समराइज करना पड़ जाए। समराइज किस तरह से करेंगे, जैसे कि हमें सम लेना पड़ जाए, ठीक है, ये मीडियन लेना पड़ जाए, या हमें काउंट वैल्यू लेनी पड़ जाए। तो ये स्टैटिस्टिक वाले पॉइंट्स जो थे, उस तरह की कोई वैल्यू अगर हमें लेनी पड़ जाए किसी रो की स्पेसिफिक या किसी कॉलम की, तो वो चीजें भी हम हमारी कॉलम और रो मैनेजमेंट के अंदर आती है पावर क्यूरी के अंदर। तो ये कुछ स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं जो सबसे पहले डेटा को देख के हमें परफॉर्म करने हैं। सही है। अभी इन्हीं स्टेप्स तक रहते हैं और चलते हैं अपने डेटा के ऊपर। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक डेटा फाइल दी थी जिसके अंदर हमारे पास जिप फाइल थी, उसके अंदर 4 डेटा थे, राइट। वही वाली डेटा फाइल पूरा फोल्डर जो था वो हम पावर बीआई के अंदर गेट कर लेंगे। अगर किसी के पास लास्ट टाइम की फाइल है तो वही ओपन कर ले, और अगर नहीं है तो न्यू बना ले। कैसे किया था हमने, गेट डेटा में गए थे और फिर फोल्डर में गए थे, कनेक्ट, और यहाँ पे हमने फोल्डर का पाथ दिया था,
जहां पे भी आपका डेटा सेव है उसका पूरा पाथ देना है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपने पास अपने सिस्टम में पावर बीआई का एक डेटा सेट के नाम से, पावर बीआई के नाम से एक फोल्डर बना लें और उसमें सेव करते रहें सारी चीजें, जैसे मैंने बनाया हुआ है अपने लैपटॉप में। फिर यूएसबी में आप लोग करके लेके भी जा सकते हैं अगर लेके जाना हो। ये वाली डेटा फाइल है मेरी, माई डेटा वाली। मैंने इसको यहाँ पे इसका पाथ दे दिया और अब मैं ओके कर रही हूँ। ये चार डेटा फाइल्स है मेरे पास, 2017 ऑर्डर डेटा, 18 ऑर्डर डेटा, 19 ऑर्डर डेटा, 20 ऑर्डर डेटा। और मैं इसको नीचे से ग्रीन बटन से कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ ताकि ये डायरेक्टली पावर क्यूरी के अंदर जाके खुले। अगर कोई ऐसा है जो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं भी करा किसी ने, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट पावर बीआई के अंदर लोड कर दिया है तो होम की टैब में देखेंगे, यहाँ पे आपके पास बड़ा सा ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म डेटा का। सही है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो आप इस पे क्लिक करके भी पावर क्यूरी के अंदर जा सकते हैं। यहाँ तक के स्टेप्स कर लें, फिर आगे बताती हूँ मैं।
यहाँ तक आ गया सबका? यही स्क्रीन आ रही सबकी? ठीक है, अब हम बारी बारी करके सारे पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट क्या है बॉयज? कीप और रिमूव स्पेसिफिक कॉलम। सही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से कॉलम्स हमें रखनी है, कौन से कॉलम्स हमें रिमूव करने हैं। सही। अच्छा, उससे भी पहले मैं थोड़ा सा पावर क्यूरी एडिटर के बारे में बताती हूँ। ठीक है। पावर क्यूरी एडिटर के भी पावर बीआई की तरह हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे। ये जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्यूरीज शो होंगी, यानी कि हमारे पास फाइल्स शो होंगी। ठीक है। कौन सी फाइल्स? जो भी फाइल्स हमने पावर बीआई के अंदर डाली है वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। जैसे कि अभी एक ही टेबल शो हो रहा है, क्योंकि मैंने कंबाइन करके वो चारों टेबल को एक टेबल बना लिया, तो यहाँ पे एक शो हो रहा है मेरे पास। सही है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर और कोई मैंने डेटा फाइल्स डाली हुई होती तो वो यहीं पे शो हो रही होती। सही है। तो वो एक साथ भी आप मल्टीपल फाइल्स भी पावर बीआई के अंदर, पावर क्यूरी के अंदर डाल सकते हैं, वो सब यहाँ पे शो होंगी बॉयज। क्या हो गया? अच्छा, इसके बाद इसका भी एक ऊपर का टैब है उसी तरह से जैसे पावर बीआई के अंदर है। सही है। इसके बाद आ जाते हैं मिडिल वाला पार्ट। यहाँ पे आपको डेटा शो होता है, इसमें आप एडिट्स कर सकते हैं, देख सकते हैं डेटा को। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। क्या कह रहे हैं? वापस बता दूं? अच्छा, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला, यहाँ पे हमारे पास क्यूरीज आती हैं। क्यूरीज का मतलब ये है कि जितनी भी डेटा फाइल्स हमने ऐड की हुई होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। सही है। जैसे कि अभी मैंने एक ही डेटा डाला है तो मेरे पास एक ही माई डेटा वाला टेबल शो हो रहा है। सही है, क्योंकि मैंने चारों डेटा को कंबाइन करके एक डेटा बना लिया। सही है ना। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपने कोई और डेटा गेट करा होता, कोई और कोई 2 3 4 जितने भी डेटा आपने गेट करे होते, वो सारे यहाँ पे लाइन से आपके पास शो होंगे। ऊपर जो चीजें लिखी हुई है वो सैंपल फाइल, फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है। हेल्प वगैरह दी हुई है। अच्छा, इसके बाद ऊपर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सारे वैसे उसी तरह से हैं जैसे कि पावर बीआई में होते हैं, लेकिन अलग है, सेम नहीं है। और अब सबसे बीच वाला जो पार्ट है हमारे पास, के अंदर हमारे पास डेटा आपको शो होगा, और यहाँ से आप डेटा को व्यू करके इसके एरर्स वगैरह रिजॉल्व कर सकेंगे। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है हमारे पास, ये राइट वाला। राइट वाला जो पार्ट है, क्या लिखा है इसका, क्या नाम है? अप्लाइड स्टेप्स। ठीक है। अप्लाइड स्टेप्स का मतलब ये है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमने अप्लाई कर लिए अभी तक अपने डेटा के ऊपर। क्या अभी तक हमने अपने डेटा पे कोई स्टेप अप्लाई करे? आप कह रहे नो, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? क्या हमने कोई स्टेप्स अप्लाई करे अभी तक अपने डेटा? बोलो भाई। नहीं करे ना? तो फिर इतने सारे स्टेप्स कहाँ से आए जी? डिफॉल्ट होते हैं, वेरी गुड। लेकिन ये डिफॉल्ट भी जो है वो अकॉर्डिंग टू द डेटा होते हैं। सही है। तो पावर बीआई के अंदर, सॉरी पावर क्यूरी के अंदर जब भी आप अपना डेटा डालेंगे तो हो गया क्या, क्या कि जो है वो पावर क्यूरी बाय डिफॉल्ट कुछ स्टेप्स परफॉर्म करेगा, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द डेटा। वो डेटा को देखते हुए परफॉर्म करेगा वो स्टेप्स। तो ये कि उसे क्या क्या स्टेप्स की नीड है। सही है। हो सकता है आपके पास कुछ डिफरेंट आ रहा हो और मेरे पास कुछ डिफरेंट आ रहा हो। सही है। हो सकता है हमारा सेम हो। ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए इसने, एक दफा इसको देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है सोर्स, यानी कि हमारा डेटा ऐसे ही था, ये 4 फाइल्स थी हमारे पास। सही है। और इन फाइल्स को इसने क्या करा है, कंबाइन करा है। कुछ स्टूडेंट्स के पास जब मैंने खोला, उन्होंने जब अपना डेटा गेट करके पावर क्यूरी में आए तो उनके पास ये आ रहा था। कुछ स्टूडेंट्स के पास सिर्फ सिर्फ ये पहला आ रहा था पॉइंट, और अप्लाइड स्टेप्स परफॉर्म नहीं करे हुए थे पावर क्यूरी ने। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे किस तरह से गए? नेक्स्ट स्टेप पे इस तरह से गए थे कि ये वाला जो ऑप्शन है कंटेंट वाले कॉलम के साथ, इस पे क्लिक करके एंड देन फाइल्स कंबाइन कर दी थी। ठीक है।
तो हमारे पास दो तीन स्टेप एक साथ परफॉर्म हो गए थे। फिल्टर्ड हिडन फाइल्स, ठीक है, हिडन फाइल्स को इसने फिल्टर करा, अगर कोई हिडन फाइल है तो वो भी शो कर दे, ठीक है। फिर इन्वोक कस्टम फंक्शन वन, ठीक है, कौन से कस्टम फंक्शन लगा रहे हैं हम यहाँ पे। फिर हम कॉलम्स को रीनेम कर रहे हैं, कौन से कॉलम को रीनेम करें, दिखा है। बेसिकली ये वाला कॉलम रीनेम करा है, सोर्स नेम कर दिया है, पहले यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा हुआ था, सही है। फिर रिमूव अदर कॉलम्स, सारे बाकी जितने भी कॉलम्स थे उनको रिमूव कर दिया इसने, ठीक है। और फिर यहाँ से भी कर सकते हैं आप और उस वाले कॉलम से भी कर सकते थे। ट्रांसफॉर्म फाइल का यहाँ पे सारे टेबल्स हैं, इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप जो है वो इनको एक्सपेंड कर सकेंगे, इन टेबल्स को। इसने एक्सपेंड करा है और फिर इसने अपनी मर्जी से कुछ कॉलम्स की डेटा टाइप्स भी चेंज करी है, सही है। हमने कहा था हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स जो है वो कैसे चेंज होती हैं, तो वो भी स्टेप इसने परफॉर्म करा है खुद से, सही है। तो इसका मतलब है कि इसने कुछ स्टेप्स खुद ही से परफॉर्म कर दिए और अब हम भी जो स्टेप परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे नोट होते जाएंगे, ठीक है। इस अप्लाइड स्टेप्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बीच में से कोई स्टेप अगर डिलीट करना चाहें, आपने 10-12 स्टेप्स परफॉर्म कर लिए और अब आप नंबर 4 पे स्टेप जो आपने परफॉर्म किया था वो डिलीट करना चाहें तो वो स्टेप बीच से डिलीट हो जाता है और बाकी के सारे स्टेप्स वैसे ही रहते हैं आगे के, ठीक है। यानी फिर अगर अभी मैं चाहूँ कि एक्सपेंड टेबल में डिलीट कर दूं तो ये डिलीट हो जाएगा और टेबल वापस से वो छोटा सा बना हुआ आ जाएगा, एक्सपेंडेड नहीं आएगा। तो अभी जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, दिखा के, ये तो उसने खुद ही परफॉर्म किए तो इनको मैं डिलीट नहीं कर रही, अपने को स्टेप परफॉर्म करके दिखा दूंगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या था, कीप और रिमूव स्पेसिफिक कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम्स हमें रखने चाहिए या उनको डिलीट करना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहला कॉलम जो है सोर्स नेम वाला, क्या आपको लगता है सोर्स नेम वाला कॉलम हमारे डैशबोर्ड बनाते हुए कोई रोल प्ले करेगा? नहीं। और बाकी लोग क्या कहने, इस कॉलम को रखना चाहिए या इसको रिमूव कर दें? रिमूव कर देते हैं इस कॉलम को, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल डेटा में भी नहीं था, सही है, और इसकी डैशबोर्ड बनाते हुए हमें जरूरत नहीं है। तो रिमूव करने के लिए आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, कॉलम नेम पे क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, सही है। इसके बाद आप इस स्टेप को दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तरीका आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव कॉलम, ऊपर नजर आ रहा है, होम के टैब में ऊपर है बड़ा बड़ा रिमूव कॉलम, क्रॉस भी बना हुआ है, इस पे क्लिक करके आप कॉलम रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप कॉलम पे राइट क्लिक करें और यहां से रिमूव कर दें, लेफ्ट क्लिक से नहीं, राइट क्लिक से, ठीक है। तो अब ये देखिए ये स्टेप मेरे पास यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स के अंदर ऐड हो गई है, सही है। इस कॉलम को इस स्टेप को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो कैसे डिलीट करूंगी, यहाँ देखिए इसके साथ बराबर में क्रॉस बना हुआ आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगी, ये स्टेप डिलीट हो जाएगा। और ये सिर्फ नीचे से नहीं, बीच से भी कहीं से भी हो सकता है, सब पे क्रॉस बना हुआ आ रहा है। तो अब ये देखिए मेरे पास सोर्स नेम वाला कॉलम दोबारा वापस से आ गया है, तो ये अंडू करने के लिए होता है, अंडू हो जाता है इसके अंदर। यहां से भी देखें, यहां से भी कैसे रिमूव कर सकते हैं कॉलम, आप रिमूव कॉलम पे जाएं और रिमूव कर दें यहां से, ये कॉलम हमारे पास रिमूव हो गया है। इसके अलावा चेक करें और कोई कॉलम हमें रिमूव करना चाहिए जी, दोबारा जाना हो तो आप यहाँ से स्टेप रिमूव कर दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कॉलम्स देखिए कोई रिमूव करने की जरूरत है या नहीं, चेक करके बताएं।
अप्लाइड स्टेप्स में क्या हुआ? हटा दिया आपने, हट गए, तो आपके पास स्टेप वापस आ गया होगा, कॉलम आ गया होगा वो वाला, सोर्स नेम वाला, पूरे हिट, अप्लाइड से पूरे हिट गया। अच्छा, इधर जाएंगे, कॉलम व्यू, व्यू में जाओ और क्यूरी सेटिंग देखो, ऊपर टॉप पे है, सही है, इस पे क्लिक करो, ये खुल जाएगा आपके पास। ठीक है, हाँ भाई, लड़के बता रहे हैं, और कोई कॉलम डिलीट करने की जरूरत है या नहीं? ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस वो डिलीट कर सकते हैं, सब में शिफ्ट है, कैसे पता अच्छा कैसे पता लगेगा कि सब में शिफ्ट है या नहीं? पर वो है ना filter। हाँ, ऊपर जो आपके पास फिल्टर वाला कॉलम है ना, उधर से आप चेक कर सकते हैं, सही है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, लिस्ट में भी इनकम्प्लीट, तो मैं इसको लोड मोर करती हूँ, तो इसने मुझे बताया कि नहीं और भी वैल्यूज है, सही है, तो सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, ओपन और शिफ्ट दो तरह की वैल्यूज है, तो फिर हम इसको डिलीट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ डेटा, सही है, अगर एक वैल्यू होती हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, और कोई कॉलम लग रहा है डिलीट कर सकते हैं? नहीं, कुछ बता दो लड़कों, हाँ ना में कुछ तो जवाब दो, कोई तो राय रखा करो, मैं कभी डांटती हूँ क्या तुम लोग, कोई राय दे दिया करो भाई। अच्छा, और कोई कॉलम हमें डिलीट नहीं करना है, सही है, बाकी सारे कॉलम्स हमारे पास डेटा है, वो हमें काम आएंगे आगे डैशबोर्ड बनाने में, सही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था? कोई रो वगैरह। रोज के लिए, हाँ, कीबोर्ड रिमूव स्पेसिफिक रोज, और एग्जाम्पल में क्या था, रो हेडर रो के बारे में। ठीक है, अच्छा, रोज हमारे पास हो सकती है जिनको हमें रिमूव करना हो, सबसे पहले हेडर रो वाली चीज देख लेते हैं। तो अक्सर ही क्या होता है कि पहली वाली जो रो होती है उसको पावर बीआई ने हेडर रो कंसिडर नहीं करा होता है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, दिख रहा है कहाँ पर? यहाँ पे ऊपर, दिख गया? अच्छा, अब इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूंगी, फॉर एग्जाम्पल अभी इस डेटा पे अगर मैं करती हूँ, सही है, तो मेरी जो भी पहली रो थी डेटा की, नंबर वन वाली रो, वो मेरे पास क्या बन गई है, हेडर बन गई है, सही है। तो अगर, वैसे तो मेरे पास किया हुआ था, पावर बीआई ने ऑलरेडी उसको हेडर रो सेलेक्ट किया हुआ था, अगर नहीं किया हुआ होता तो मैं ऐसे क्लिक करती, और मेरे पास यहाँ पे देखिए स्टेप्स ऐड हो गए, प्रोमोटेड हेडर्स, और डेटा टाइप भी उसने खुद ही चेंज कर दिए उसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने गलत कर दिए, तो ये स्टेप्स मैं दोनों क्या कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ, तो ये मैंने आपको बताने के लिए किया है ना। तो इस तरह से अगर आपके पास सिचुएशन हो कि आपको पावर बीआई ने हेडर रो सेलेक्ट नहीं की हो, कॉलम 1 2 3 4 लिखा आ रहा हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट रो एज हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी जरा रोज देखिए, और कोई अगर आपको लगता है कोई रो डिलीट करने की जरूरत है, वैसे इतनी सारी रोज हैं, आप ऐसे कैसे देखेंगे, सवाल ये होना चाहिए आपका। तो बेसिकली आप यहाँ से देखेंगे, हर कॉलम के अंदर आपको दिख रहा है ड्रॉप डाउन, हर कॉलम का ड्रॉप डाउन खोलें, उसको लोड मोर कर लें, और जितना डेटा यहाँ पे दिख रहा है उसमें से देख लें, और सारा है, यहाँ जितना देख सकते हैं देखें। कोई चीज अगर आपको ऐसी लग रही है कि हमें वो रो डिलीट करनी चाहिए, उसको डिलीट कर सकते हैं हम, तो बताइए। अच्छा, ये रो नंबर 6 देखिए, आपको दिख रहा है एक्स 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 एक्स, जी। तो आपके ख्याल में क्या है ये? ये नाम वगैरह नहीं पता। ऑर्डर आईडी नहीं पता हमें इसकी, और क्या नहीं पता? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी नहीं पता हमें, लेकिन इसके साथ इन्होंने एक चीज लिखी हुई है कि ये क्या है, प्रोमो है। प्रोमो क्या होता है? प्रोमो कोड क्या होता है? क्या हो गया, शॉपिंग वॉपिंग नहीं करते तुम लोग?
प्रोमो कोड नहीं यूज करते? डिस्काउंट वाला प्रोमो कोड, हाँ। क्या होता है वो? डिस्काउंट वाउचर मिलता है, उसका एक कोड होता है, आप कोड डालते हैं तो आपको डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं, सही है? तो ये लड़कियां तो बता रही है शॉपिंग करती है, लड़के मुझे लग रहा है तुम लोग कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करते, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते क्या? अच्छा, क्या स्कैम हो जाता है? अच्छा, सही है, सीख लो, स्कैम नहीं भी होता, सीख लोगे तो नहीं होगा स्कैम। हर उल्टी सीधी साइट से नहीं खरीदना होता, अच्छी जगह से खरीदो, देखना पड़ता है बिल्कुल, रिव्यूज चेक करने पड़ते हैं बिल्कुल। अच्छा भाई, मैं क्या कह रही थी कि प्रोमो दिया हुआ है यहाँ पे, सही है? तो इसका मतलब ये है कि इसकी ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इतनी सारी कुकीज शिप करी थी इन्होंने रो नंबर 6 में जो मेंशन्ड है, वो बेसिकली ऐसे बंदे तो करी थी जिसको प्रोमो कोड दिया था, सही है? तो उसकी इस वजह से कोई ऑर्डर आईडी और कोई कस्टमर आईडी नहीं है, सही है? क्योंकि उसको जितनी भी कुकीज शिप करी थी उसमें सेल्स तो हुई है लेकिन उसको प्रोमो दिया था, सही है? वहां पे कोई डिस्काउंट वगैरह दिया हुआ होगा इसलिए उन्होंने उसकी कोई आईडी नोट नहीं करी है, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि ये डेटा हमारे पास इतना काम का नहीं है तो हम डिलीट कर सकते हैं इस रो को, सही है? और अगर आपको लगता है कि नहीं आगे जरूरत पड़ेगी हमें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, तो ना डिलीट करें, ठीक है? इट्स अप टू यू, इन दिस केस इट्स अप टू योर चॉइस, ठीक है? क्योंकि क्योंकि हमारी चॉइस क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि जो आपका कस्टमर है वो इस डेटा को, सॉरी, जब भी आपका क्लाइंट है, जो भी कस्टमर है जो इससे आप जो आपसे डैशबोर्ड बनवा रहा है वो बता, सही है? हो सकता है उसको प्रोमो वाली लोगों की डिटेल्स में इंटरेस्ट ना हो और वो आपको मना कर दे कि यार जिन लोगों को प्रोमो दिया गया था उनकी डिटेल्स डैशबोर्ड में ऐड ना करना, वो एनालिसिस हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इस रो को डिलीट कर सकते हो, सही है? अब कैसे डिलीट करेंगे, या इसके अलावा भी कोई और एरर वाली रो होती है अगर, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे? अच्छा, जैसे कॉलम को किया था हमने राइट क्लिक करके, वैसे तो डिलीट नहीं हो रही है, सही है ना? यहां से भी करके देख लेते हैं, इधर से भी नहीं हो रहा, तो कैसे होगा फिर? आप किसी भी एक कॉलम को ले लें, ठीक है? जैसे कि इस कॉलम इस रो में क्या है कि बाकी कॉलम्स में डेटा है, सिर्फ पहले दूसरे कॉलम्स में डेटा नहीं है, ऐसे ही है? सिर्फ पहले दूसरे कॉलम में एक्स डला हुआ है या एरर वैल्यू डली हुई है, बाकी सब में तो डेटा है, तो जिसके अंदर एरर वैल्यू हो उसका ड्रॉप डाउन खोल लें आप, ठीक है? लोड मोर कर लें और इस एक्स वैल्यू को ढूंढ लें जहां पे भी है, ये मेरे पास ये सबसे एंड में है, इसको मैं चेकआउट कर रही हूँ, ठीक है? ये फिल्टर की तरह होगा ये, इसको मैंने चेकआउट करके ओके कर दिया, ये वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी मेरे टेबल में, जहां जहां भी ये वैल्यू होगी इस कॉलम के रिस्पेक्ट से हम उसको डिलीट करेंगे, यानी कि ऑर्डर आईडी में जहां जहां वो एक्स वैल्यू थी वो वाली पूरी पूरी रोज डिलीट हो गई, ठीक है? एक वैल्यू नहीं, पूरी पूरी रोज डिलीट हुई है। दोबारा से बताऊं? दोबारा से बता रही हूँ, ऑर्डर आईडी का ड्रॉप डाउन खोलेंगे, इधर से लोड मोर करेंगे और इसको मैं स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आई हूँ और यहाँ से मैंने एक्स एक्स वाला जो है वो चेकआउट करके ओके कर दिया। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर आईडी वाले कॉलम में भी ये था तो यहाँ से भी हम इसका ड्रॉप डाउन भी देख सकते हैं, इसके ड्रॉप डाउन में भी ये वाला मौजूद है, इसको मैंने अनचेक करा और फिर मैंने ओके कर दिया, तो उससे भी वो वैल्यू सारी डिलीट हो जाएंगी जितनी भी होंगी मेरे पास डेटा में, तो ये यहाँ से चेक कर लेते हैं कोई रह तो नहीं गई, डिलीट हो गई जैसे भी सारी, सही है? तो वो वाली ऑर्डर आईडी या कस्टमर आईडी जिसमें एक्स लिखा हुआ था वो वाली हमारे पास से डिलीट हो गई, जिस भी जगह पे एरर वैल्यू होगी उसी कॉलम को देखते हुए उसी के अंदर से आपने जो है वो फिल्टर लगाना है। आप ये फिल्टर शिप कुकीज शिप में नहीं लगा सकते क्योंकि उसके अंदर कोई एरर वैल्यू ही नहीं थी, आप ढूंढते रह जाएंगे वैल्यू, सही है ना? और ये एक्स एक्स वाली वैल्यू जो थी ये एक जगह पे नहीं थी, ये मल्टीपल जगहों पे थी, सही है? ये सिर्फ एक जगह पे नहीं थी, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देखें तो ये नीचे भी है हमारे पास, मल्टीपल टाइम्स है ये वैल्यूज, ठीक है? तो आप इसको बाकी किसी कॉलम से नहीं ढूंढ सकते, आप इन दोनों कॉलम से ही ढूंढ सकते हैं सिर्फ,
क्लियर है ये स्टेप? समझ आ गया डिलीट कैसे करना है रो को और कॉलम को? हाँ, ये डिलीट नहीं दिखा रहा क्योंकि फिल्टर की तरह से हमने इसको डिलीट करा है। ठीक है, देखिए हमारा काम क्या था, कीप करना या रिमूव करना है, सही है ना? तो आप कीप पे रिमूव में से आप फिल्टर लगा के भी इस चीज को रिमूव कर सकते हैं, सही है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपकी कह रही थी कि यार राइट क्लिक करके अगर हम कोशिश करें वो तो नहीं हो रहा था, लेकिन हम ऊपर से यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं रिमूव कर रही हूँ तो क्या ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि रिमूव सेलेक्टेड रो? नहीं दे रहा, देखिए आप, नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि सिलेक्टेड रो तो रिमूव नहीं हो सकती। तो फिर आप यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन अगर ढूंढ सकते हैं, ऑल्टरनेट रोज, मल्टीपल ऑप्शन जैसे कि टॉप रो रिमूव कर दें या बॉटम रो रिमूव कर दें या ऑल्टरनेट रो रिमूव कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक मजे का ऑप्शन है, डुप्लीकेट रोज रिमूव कर दें, सही है। तो अगर आपकी डेटा में डुप्लीकेट रोज हुई तो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो डुप्लीकेट रोज का वैसे भी काम नहीं होता डुप्लीकेट डेटा अगर एंट्री हो गई है, सही है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट्स, आप लोगों की मैंने फीस कलेक्ट करी और किसी स्टूडेंट की फीस की एंट्री मैंने 2 दफा कर दी। गलती से हो सकता है, जो डेटा एंट्री कर रहा है उस बंदे से गलती से 2 दफा एंट्री हो सकती है, ऐसे ही है, ठीक है। अब वो डेटा हमारे पास क्या होगा, वो डबल टाइम्स वो एंट्री हो गई है। इसका मतलब है कि अगर टोटल इस पूरी क्लास की फीस 4 लाख बननी चाहिए थी तो वो कितनी बन रही है, 4,10,000 बन रही है। अगर 10,000 एक बंदे की फीस है, डबल एंट्री पे ज्यादा बन गई तो वो गलत वैल्यू हो जाएगी ना। तो हम यहाँ से डुप्लीकेट रोज भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। टॉप रो अगर हमें कोई रिमूव करनी हो, बॉटम रो कोई रिमूव करनी हो, कोई एरर रोज रिमूव करनी हो, कोई ब्लैंक रो रिमूव करनी हो। ब्लैंक रो का मतलब क्या होगा, खाली खाली, पूरी रो खाली हो अगर कोई, सही है। कोई ऐसी रो आपको नजर आ रही हो बीच में, जैसे हो सकता है बीच में रो नंबर 6 पूरी खाली है, कोई भी एक वैल्यू नहीं है उसके अंदर, तो वो ब्लैंक रो कहलाएगी, सही है। तो आप ये रिमूव रोज के ऑप्शन में जाके यहाँ से भी मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपने स्पेसिफिकली ये वाली वैल्यूज डिलीट करनी है, फिर आपको फिल्टर वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा जो मैंने सिखाया आपको, सही है। क्या हमने यहाँ पे जाके फिल्टर लगाया था, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे बीआई के अंदर, हाँ बीआई के अंदर शो नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्म पे डाला था, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म। अभी तक हम इसको बीआई में लेके ही नहीं आए, तो वो पहला स्टेप वो उधर ले गया था पावर क्यूरी के अंदर। जब हम पावर क्यूरी पे डन कर लेंगे, जब हम सारी चीजें, फिर हम इसको क्लोज करेंगे यहाँ से ऊपर, देखिए यहाँ से हम ऊपर के ऑप्शन से क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, फिर ये क्लोज होगा पावर क्यूरी। फिर जो स्टेप्स हमने परफॉर्म किए वो सारे अप्लाई होंगे पावर बीआई के अंदर, फिर हम चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ आ गए, कीप और रिमूव स्पेसिफिक कॉलम, कीप और रिमूव स्पेसिफिक रोज, फिल्टर वाली चीज भी समझ आ गई वैसे तो एक साथ ही। क्लियर है बॉयज गर्ल्स, समझ आ रही हैं चीजें? अच्छा, आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट क्या था? डेटा सिंगल कॉलम में मल्टीपल कॉलम। हाँ, ठीक है, तो कौन सा कॉलम देख के लगता है स्प्लिटिंग की जरूरत है? लड़कियों तुम लोग कुछ बताओ जरा। डेट्स वगैरह के लिए डेट्स वगैरह के लिहाज से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ओके। और आईडी के लिए कस्टमर आईडी वाला हम स्प्लिट कर सकते हैं, क्यों? फिर दो उसके लिए किस जगह से लिया और आईडी नंबर दोनों एक साथ लिखा। वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा? मोइज ने बहुत अच्छी बात करी है, जरा क्लैपिंग मोइज के लिए। मोइज ने बताया है कि हमें कस्टमर आईडी वाला कॉलम हम स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 तरह का डेटा है। दिख रहा है सबको? कौन कौन सी 2 तरह का डेटा है? एक कस्टमर आईडीज है और एक क्या लिखे हुए, नेम्स भी लिखे हुए कस्टमर के, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि ये 2 तरह का डेटा हुआ और हम इसको अलग अलग नहीं करेंगे अगर, तो जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो ये बहुत गलत तरह से शो कर रहा होगा,
यानी कि अगर हमारे पास कितनी रोज है यहाँ पे 1000+ रोज है, फॉर एग्जाम्पल अभी शो नहीं कर रहे कितनी रोज है, तो हमारे पास 1000+ रोज है फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर। तो क्योंकि कस्टमर आईडी सारी अलग अलग होंगी, तो हो सकता है कि जो है ये सारी कस्टमर आईडीज के हिसाब से मुझे जो है वो शो कर रहा हो टेबल बना के, और इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो जब हम टेबल बनाए तो नजर भी ना आ रहा हो शायद हमें किसी का नाम, इतना बड़ा नाम है। ठीक है, तो ये दो तरह का डेटा है, एक आईडी है, एक नेम, एक कस्टमर नेम है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि हम डेट के कॉलम्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है। सही है, तो सबसे पहले कस्टमर आईडी को हम स्प्लिट करेंगे। पहले ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे कस्टमर आईडी वाला। आपके ख्याल में कैसे स्प्लिट करना चाहिए इसको, कहाँ से स्प्लिट करना है? पर स्प्लिट कॉलम नहीं वो तो सही है, मगर डेटा में देख के बताओ कि किस वैल्यू से स्प्लिट करना है, कौन से करेक्टर से स्प्लिट करना है? डैश से। डैश से स्प्लिट करना है। सही है, ये भी मोइज ने बिल्कुल सही बताया कि हमारे पास बीच में जो डैश है उससे हमें स्प्लिट करना है। सही है मोइज, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, कॉलम सिलेक्ट किया मैंने और ऊपर देखिए हमारे पास स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बाय डीलिमिटर। सही है, सारे ऑप्शंस बताती हूँ मैं। डीलिमिटर का मतलब ये है कि ऐसी कोई एक वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू, कोई भी कैरेक्टर ऐसा हो जिसके थ्रू हमें स्प्लिट करना हो। ठीक है, जो कि डिलीमिटर का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई डेटा में कोई ऐसी वैल्यू जो कि आपके डेटा को डिलिमिट कर रही है, लिमिट करा रही है उसके बीच में। सही, स्प्लिट कर रही है। देखने में आपको नजर आ रहा है जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हाइफन जो है, ये डायरेक्ट जिसको कहते हैं हम, उसको इससे ये जो है वो डिलिमिटर कह रहा है। सही है, अच्छा इसकी डिलिमिटर के अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं, अभी हम देखेंगे इसको। अच्छा, इसके अलावा सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि हम ये भी बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि 3 कैरेक्टर्स के बाद आप स्प्लिट कर, तो पहले कॉलम में वो वैल्यूज आ जाएंगी, 3 कैरेक्टर से पहले तक की वैल्यू आ जाएगी, और आगे के कॉलम में 3 कैरेक्टर्स के बाद की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। इसके अलावा बाय पोजीशंस भी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। बाय पोजीशंस का क्या मतलब होगा, वही कैरेक्टर पोजीशंस, जैसे कि आपने मल्टीपल कॉलम्स जो है वो अलग अलग करने। ठीक है, स्पेसिफाई द पोजीशंस एट विच टू स्प्लिट द टेक्स्ट कॉलम। अगर कोई टेक्स्ट कॉलम है, आप चाह रहे हो कि उसको 7 जहाँ पे 7 करेक्टर है वहां पे से आप उसको स्प्लिट करो, 9 से भी स्प्लिट करो, तो आप इस तरह से कर सकते हो बाय पोजीशंस। सही है, मल्टीपल पोजीशन से। उसके बाद है लोअर केस टू अपर केस, जहाँ पे आप लोअर केस से अपर केस में चेंज कर रहे हैं अपने डेटा को। हो सकता है आपका कोई टेक्स्ट डेटा ऐसा हो जिसमें लोअर केस से अपर केस में चेंज हो रहा हो, या अपर केस से लोअर केस में चेंजेस आ रही हो। सही है, तो वहां पे आप इससे चेंज कर सकते हैं। डिजिट टू नॉन डिजिट, यहाँ पे हम डिजिट टू नॉन डिजिट भी कर सकते हैं वैसे। सही है, क्योंकि कस्टमर आईडीज जो थी वो सारी क्या थी हमारे पास, डिजिट वैल्यूज है, और उसके आगे की नॉन डिजिट वैल्यूज है। लेकिन अगर हम डिजिट टू नॉन डिजिट करेंगे तो हाइफन भी हमारे पास कॉलम में ऐड हो जाएगा। सही है, तो बेस्ट चॉइस है कि हम डीलिमिटर से करें। डीलिमिटर पे क्लिक किया मैंने कि न्यू विंडो ओपन हुई है। सही है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, कस्टम। कस्टम वाले ऑप्शन पे जाके अगर इनमें से कोई ऑप्शन है हमारे पास तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना कस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसने खुद ही मुझे कस्टम सिलेक्ट करके बता दिया कि आपने हाइफन से सिलेक्ट करना है। ठीक है, पावर क्यूरी आपको बहुत सारी चीजों में सजेशंस देता है। अच्छा, अगर कॉलन होता या कॉमा होता या इक्वल साइन होता या इसमें से कोई चीज होती, स्पेस होती, तो हम उसको भी यूज कर सकते थे। ठीक है, अच्छा जी, हाइफन के साथ साथ यहाँ पे एक सेकेंड, हेलो, हाँ
अच्छा जी, यहाँ पे हमें एक चीज और दिख रही है, और से देखें डेटा को। एक चीज हमें और दिख रही है कि हाइफन के साथ साथ, हाइफन से पहले और हाइफन के बाद यहाँ पे स्पेस भी है, ऐसे ही है। तो हम डेटा में स्पेस को भी डिलिमिटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास डिलिमिटर ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ था हाइफन वाला, तो उससे पहले भी आप एक स्पेस दे दें और उसके बाद भी एक स्पेस दे दें, ताकि स्पेस भी एज ए डिलिमिटर हमारे पास यूज हो जाए, और कॉलम स्प्लिट होते हुए डेटा में ना हो, वो रिमूव हो जाए हमारे पास से। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है हमारे पास ऑप्शन स्प्लिट एट। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर, लेफ्ट पे हमारे पास जो डिलिमिटर है उससे स्प्लिट करना है, या राइट के डिलिमिटर से स्प्लिट करना है, ये ईच अकरेंस। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपकी सिचुएशन बन रही हो उसके हिसाब से आपने सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल में हम लेफ्ट वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ईच अकरेंस भी सिलेक्ट ईच अकरेंस वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप जो है वो लेफ्ट वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ईच अकरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी ईच अकरेंस सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि जहां पे भी हमारे पास डिलिमिटर आएगा वहां हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है। और कौन सा डिलिमिटर आएगा, हाइफन और स्पेस, ये तीनों एक साथ होने चाहिए। लेकिन ये कंडीशन हमने यहाँ पे बना दिया है, ऐसा नहीं है कि जैसे वाईटी और रेस्टोरेंट के बीच में स्पेस है तो वहां पे स्प्लिट कर दिया उसने। हमने कंडीशन क्या बनाई है, ये स्पेस और हाइफन और फिर दोबारा स्पेस, ये तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, ये तीनों चीजें डिलिमिटर। सही है। बाकी ऑप्शंस ऐसे ही रखेंगे और ओके कर देंगे, तो आप देखिएगा कि आपके कॉलम्स स्प्लिट हो गए हैं। दोबारा बता दूं पूरा स्टेप। कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है, स्प्लिट कॉलम पे जाएंगे, बाय डिलिमिटर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हाइफन इन्होंने कस्टम सेलेक्ट करके दिया है, अगर नहीं दिया होता तो हम खुद से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और एक स्पेस हम पहले ले रहे हैं, एक स्पेस हम बाद में भी ले रहे हैं, और ईच अकरेंस पे सिलेक्ट करके ओके कर रहे हैं। ये हो गए हमारे कॉलम्स स्प्लिट। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे स्टेप्स हमने अप्लाइड स्टेप्स वाले में दो स्टेप्स ऐड हुए हैं, एक तो स्प्लिट कॉलम हुआ है, और एक स्प्लिट कॉलम होने के बाद इसने डेटा टाइप भी चेंज की है। तो जरा देखते हैं पहले क्या डेटा टाइप आ रही थी हमारे पास। ये देखें, पहले जब कस्टमर आईडी था सिर्फ, तो ये डेटा टाइप्स यहाँ पे आती हैं, सही है। तो पहले सिर्फ जो है ना वो एबीसी की डेटा टाइप आ रही थी, और जब हमने इसको स्प्लिट करा तो ऑब्वियसली बात है दो डेटा हो गया, तो अब दोनों कॉलम्स के हिसाब से डेटा टाइप आएगी, दोनों के लिए अपने अपने हिसाब से डेटा टाइप जो भी होगी। तो ये सजेस्टेड जो भी इसको सही लग रही है वो ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब ये चीज एक और देखें, यहाँ पे ऊपर हमारे पास कॉलम नेम्स आ रहे हैं, सारे दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो दो कॉलम हमने स्प्लिट किए इसमें क्या कॉलम नेम बनाया, पॉइंट वन और पॉइंट। हाँ, कस्टमर आईडी 1 और 2 दो दे दिए, सही है। तो अब आप चाहें तो इन कॉलम्स को लीनियर भी कर सकते हैं, सही है।
और जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन कॉलम्स को, आप किसी भी और कॉलम को जिसका नेम आपको लगता है कि सही नेम नहीं दिया हुआ, आप उसको रीनेम कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आप अपने डैशबोर्ड पे चाह रहे हैं कि वो डिस्प्ले पे आए ग्राफ बनाते हुए। सही है? तो एक को मैं कर देती हूँ कस्टमर आईडी, और ये दूसरा क्या था, आईडी तो नहीं थी ना, ये क्या है, ये कस्टमर नेम। सही है? और भी किसी कॉलम को अगर आपको लगता है कि हम उसका कॉलम नेम चेंज करना है, तो आप उसका रीनेम कर सकते हैं इस तरह से, ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और ये रीनेम हो जाएंगे। ये स्टेप भी ऐड हो गया रीनेम कॉलम्स का। ये किधर आने, कौन बुला रहे? बचा बेटा नहीं बचा कुछ कर ही नहीं रहे। सिस्टम खोलना पड़ेगा, सिस्टम नहीं खोला था। हो गया, यहाँ तक समझ आया सबको? नहीं? अच्छा, इसके बाद क्या है, अगला स्टेप क्या है? समराइज कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर हमें नीड हो तो कौन से कॉलम्स को समराइज करेंगे, नंबर्स वाले कॉलम्स को अगर हमें नीड है तो हम समराइज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अभी फिलहाल ऐसी कोई नीड दिख नहीं रही है। अच्छा, डेट कॉलम्स को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, वाली बात तो रह गई थी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो डेट कॉलम को भी स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे स्प्लिट करेंगे डेट कॉलम को, बताएं? मंथ, मंथ लेना है अगर आपको तो कैसे करेंगे? ऐसे सही है वैसे तो। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सही है, और हमें ये बात पता है कि पावर बीआई में जब हम डेटा को लेके जाएंगे तो वो हायरार्की बनाएगा, ये पता है ना सबको, यानी कि मंथ ईयर वगैरह अलग हो जाएंगे। सही है, लेकिन फिर भी अगर किसी को अलग कोई कॉलम चाहिए मंथ का या ईयर का, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। सही है, कैसे करेंगे? हाँ, पोजीशन से नहीं, पोजीशन से नहीं, डिलिमीटर से ही करें। ठीक है, डिलिमीटर से ही करें। और क्या डिलिमीटर होगा यहाँ पे, ये वाला होगा, स्लैश वाला। सही है, और इसमें भी आप ईच अकरेंस कर दें, 3 अलग अलग कॉलम बन जाएंगे, अगर आपको जरूरत है। सही है, मुझे जरूरत नहीं लग रही तो मैं नहीं कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद वाला पॉइंट था समराइज वाला।
समराइज की भी ऐसा कोई खास अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम डैशबोर्ड्स बना रहे थे हमने ये चीज देखी थी। क्या कह रही है? जब हम डैशबोर्ड बना रहे थे तो हमने ये चीज देखी थी कि जो है क्या हुआ था कि हमारे पास जो है समराइज सम वगैरह खुद ही आ रहा था। सही, सम भी आ रहा था, काउंट भी आ रहा था, ऑप्शन आ रहे थे। तो ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी केस में आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे वो काम भी कर सकते हैं। बताती हूँ बेटा, मेरे पीसी नहीं खुल रहा, आपके पास से डेटा है ना, तो एयरफोर्स एयरफोर्स डाल के इनको दे दो। पढ़ा हुआ है? अच्छा, समराइज। ट्रांसफॉर्म। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म के टैब के अंदर हमारे पास मौजूद है स्टैंडर्ड, स्टैटिस्टिक्स, साइंटिफिक। ठीक है, यहाँ पे सारे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें सम, मिनिमम, मैक्सिमम सब मिल जाएगा। स्टैंडर्ड के अंदर ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह, परसेंटेज। और साइंटिफिक के अंदर मुश्किल वाली चीजें, पावर, स्क्वायर रूट। तो अगर हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे। मैंने बस ये बताया कि सम वगैरह कर सकते हैं। पावर क्यूरी में ट्रांसफॉर्म का टैब है हमारे पास, उसमें ये नंबर कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे से कोई अगर मैथमेटिकल ऑप्शन परफॉर्म करना हो हम कर सकते हैं। तो होगा क्या, पूरे कॉलम पे ट्रांसफॉर्म हो, पूरा कॉलम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म के टैब में आए। सही है? क्लियर? अब जो स्टेप बता रही है ना आगे से करते जाना। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। हम यहाँ पे देखिए सब स्क्रीन पे। अच्छा, अब हमारे पास है ऑप्शन डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप्स जैसे हमने ऊपर देखा था, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो डेटा टाइप्स भी आपने डेटा सॉरी पावर क्यूरी के अंदर डेटा टाइप्स को भी हमने डील करना है, उसको भी, उस इशू को भी देखना है कि वेदर हमारे डेटा को जो पावर बीआई ने खुद ही बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप्स असाइन की है वो सही भी है या नहीं। ठीक है, ये भी देखना जरूरी है। तो चूजिंग द राइट डेटा टाइप इज एसेंशियल, बहुत जरूरी है। क्यों? कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। ताकि अपने डेटा को कंस्ट्रेन डेटा टू अ स्पेसिफिक शेप, अपने डेटा को एक स्पेसिफिक शेप में लेके आए। सही, सही शेप में लेके आए। फॉर एग्जाम्पल सही शेप में लेके आने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा डेटा जो है वो लेट्स से डेट का डेटा है। ठीक है, और उसको अगर हम स्पेसिफिक डेटा टाइप असाइन नहीं करेंगे सही वाली, तो वो सही शेप में नहीं आएगा। जैसे स्लैश वगैरह करके लिखा हुआ होता है, इस तरह से नहीं आएगा। सही है? अच्छा, इसके बाद में हमारे पास ऑप्टिमाइज स्टोरेज, स्टोरेज करेक्ट यूज करें वो। ठीक है, अगर मैंने टेक्स्ट के डेटा टाइप यूज करी है तो उसके हिसाब से वो स्टोरेज यूज कर रहा होगा। अगर मैंने नंबर के डेटा टाइप यूज करी है तो उसके हिसाब से स्टोरेज यूज कर रहा होगा। हर चीज की अलग अलग स्टोरेज होती है। ठीक है,
नंबर्स में समटाइम्स हमारे पास बहुत लॉन्ग लॉन्ग नंबर्स भी होते हैं, तो उसकी और हाई वाली जो है वो डेटा टाइप ज्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाइड डेटा टाइप होती है। सही है, कभी छोटे छोटे नंबर्स भी होते हैं, तो उसके हिसाब से ये क्या कर रहा होता है, स्टोरेज को भी ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। और थर्ड पॉइंट इज इनेबल स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनेबल स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि अगर आपने गलत डेटा टाइप असाइन की हुई है, फॉर एग्जांपल आपने नंबर्स का डेटा है और उसको आपने टेक्स्ट असाइन किया हुआ है, तो आपके पास उस नंबर्स वाली कॉलम पे मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि पावर बीआई उसको कंसिडर कर रहे हैं टेक्स्ट। सही है, अगर टेक्स्ट डेटा टाइप असाइन हुई है तो पावर बीआई उसको टेक्स्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कॉलम वो हालांकि नंबर्स का डेटा होगा लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन का ऑप्शन आ ही नहीं रहा होगा। तो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए भी राइट डेटा टाइप असाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा पावर क्यूई जो है जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप असाइन करता है, वो स्टार्टिंग की कुछ फ्यू हंड्रेड रोज को देखते हुए करता है। अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का डेटा है तो फ्यू हंड्रेड रोज को देखते हुए, फॉर एग्जांपल 500 या 800 कुछ रोज को देखते हुए डेटा टाइप असाइन करता है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है 1001 के ऊपर या 1020 लाइन के ऊपर हमारे पास जो है वो नंबर्स वाले कॉलम में कोई डेसिमल वाला डेटा हो। सही है, तो हो सकता है हम उस डेटा को डेसिमल कंसिडर करना चाह रहे हो। जैसे कि क्या हो सकता है, वेट हो सकता है, जैसे वेट आपके पास 58 kg भी हो सकता है और 52.3 kg भी हो सकता है। तो हो सकता है स्टार्टिंग की 1000 रोज तक जो है वो होल नंबर में वेट आ रहा हो और फिर अगली रोज में जो है वो हमारे पास डेसिमल में कोई वैल्यू आ जाए। तो इसलिए जरूरी है, पावर बीआई ने क्या किया होगा, स्टार्टिंग की रोज देखते हुए उसने क्या डेटा टाइप असाइन की होगी, होल नंबर वाली। तो इसलिए जरूरी है कि हम ये देखें कि हमारा डेटा सही डेटा टाइप हम उसने असाइन की हुई है या नहीं। सही है, अच्छा यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है मैंने, इसके अंदर ये सारी डेटा टाइप्स है जो कि हमारे पास मौजूद होती है। सही है, पढ़ के बताएं जरा क्या है। डेसिमल नंबर है, फिर डेसिमल नंबर है, फिर होल नंबर है, फिर उसके बाद परसेंटेज है, उसके बाद डेट टाइम है, उसके बाद डेट है, फिर टाइम है, फिर इसी तरह से आगे और क्या है, टाइम जोन वाला है, फिर उसके बाद ड्यूरेशन, नेक्स्ट टेक्स्ट, बाइनरी। सही, इस तरह से ये सारी हमारे पास क्या है, डेटा टाइप्स है। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास डेटा है उसमें देखते हैं कि क्या सही डेटा टाइप असाइन की हुई है पावर बीआई ने या नहीं। सबसे पहला है ऑर्डर आईडी। ठीक है, ऑर्डर आईडी में डेटा कैसा है, ऑर्डर आईडी में डेटा कैसा है, नंबर्स है। डेटा टाइप जो इसने असाइन की है वो कह रहे हैं टेक्स्ट और नंबर्स दोनों। एक ऐसी डेटा टाइप असाइन की है जिसमें ये कह रहा है कि ये टेक्स्ट और नंबर्स दोनों की डेटा है। तो आईडी क्या होती है, बेसिकली इसी तरह की कोई चीज होती है ना, जिसमें कभी कभी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स भी आ रहे होते हैं और नंबर्स भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसको जैसे है ऐसे ही छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसको आप टेक्स्ट की या नंबर की अपनी मर्जी से कोई भी असाइन कर लें। सही है लेकिन क्योंकि ये आईडी का कॉलम है तो आप इस पे नंबर्स असाइन करके कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो बेवकूफी होगी। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको पता है कि ये आईडी नहीं, कोई नंबर वैल्यू नहीं है ये। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप इसको टेक्स्ट ही असाइन करें अगर आप कर रहे हैं। ठीक है, और नहीं कर रहे तो जो लगी हुई है वैसे भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद है कस्टमर आईडी। अब कस्टमर आईडी देखिए नंबर्स में है, मैं चाहूँ तो उसको नंबर्स में छोड़ सकती हूँ, चाहूँ तो मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको नंबर पे भी छोड़ रही हूँ तो मेरे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस अवेलेबल हो रहे हैं तो अप्लाई नहीं करने। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर नेम। इसमें क्या साइन है, ABC टेक्स्ट वाली साइन है। ये सही है या गलत है,
ये सही है गलत है? गलत है। फिर क्या होनी चाहिए कस्टमर नेम में? गलत है अगर तो कस्टमर नेम में टैक्स डेटा है ना सारा, तो सही है ये, ठीक है। अच्छा इसके बाद आ जाते हैं कुकीज शिफ्ट। क्या ये सही है या गलत है? इसमें कौन सी लगी हुई है, होल नंबर वाली? हाँ भाई ये सही है या गलत है लड़कियों? सही है। क्यों डेसिमल वाली नहीं लगा सकते इसमें? वजह, वजह तो बताएं। कॉलम का नाम है कुकीज शिफ्ट। क्या हम कह सकते हैं किसी को हमने 6.3 कुकीज दी हैं? नहीं कह सकते ना, इसलिए ये होल नंबर की ही होगी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास रेवेन्यू वाली। जी कितनी कुकीज सेल करी थी यार ये? अच्छा ये मैंने बताया नहीं था तुम लोग को, ये एक कंपनी का डेटा है जो कि कुकीज बनाती है और उसको सेल करती है, सही है। कुकीज क्या होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, डोनट्स होते हैं, सब कुकीज में आता है। तो ये कंपनी जो है वो कुकीज बनाती है और ये सेल करती है, सही है। अच्छा अब इसमें है रेवेन्यू का कॉलम। रेवेन्यू की क्या डेटा टाइप होनी चाहिए, क्या ये सही है? नहीं सही नहीं है, डेसिमल में आ सकती है और होल नंबर में भी आ सकती है और बस। जब भी आपके पास कोई ऐसा कॉलम होगा जिसमें पैसे हैं तो आपने पैसे वाला सिलेक्ट करना है। पैसे वाला कौन सा है? फिक्स डेसिमल नंबर, सही है। तो ये आपने इसमें क्या सिलेक्ट करना होगा, पैसे वाला। आप देखिए ये सिचुएशन इसकी चेंज हो गई है, करेंसी में आ गया, सही है। रेवेन्यू इज समथिंग जो कि पैसे है, कॉस्ट इज समथिंग जो कि पैसे है, ठीक है। इसको भी आप किस में करेंगे, फिक्स डेसिमल नंबर में, क्लियर है। अच्छा डॉलर के अलावा अगर कोई और करेंसी करनी हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बीआई से होगा चेंज, हाँ बीआई से होगा, यहाँ से नहीं। मैंने कहा था ना कुछ चीजें बीआई से होंगी। अच्छा इसके बाद कौन सा कॉलम है, डेट का, ऑर्डर डेट का। इसको डेटा टाइप क्या असाइन करी हुई है, डेट की ही असाइन करी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये सही है, ठीक है। और शिप डेट को भी डेट की ही असाइन करी हुई है, तो ये भी सही है। लास्ट बस यही है, नहीं लास्ट भी है। लास्ट क्या है, ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस में क्या वैल्यूज है, अल्फाबेटिकल वैल्यूज है, तो कौन सी डेटा टाइप होनी चाहिए, टेक्स्ट वाली, और टेक्स्ट वाली ही असाइंड है इसको, सही है। इसका मतलब है ये भी चेंज नहीं करनी है हमें। जी बस हाँ, सारे हो गए सारे कॉलम्स। हो गया ये स्टेप। अच्छा नेक्स्ट है इसके बाद अब वो वाली बात कर लेते हैं जो हम कह रहे थे कि कुछ 20% काम हमारा पावर बीआई के अंदर से भी हो सकता है। तो राउंडिंग एक ऐसा स्टेप है जो हम पावर क्यूरी से भी कर सकते हैं और पावर बीआई से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों का इसमें जो है वो स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने कि दोनों में कैसे कैसे होगा, लेकिन इफेक्टिव जो है वो ज्यादा पावर बीआई के अंदर है, ठीक है। पावर क्यूरी में आप कर रहे हो तो हो सकता है राइट आंसर ना आ रहा हो, लेकिन पावर बीआई के अंदर जो है जब आप करेंगे तो आपके पास ज्यादा राइट आंसर आएगा और आप अप टू 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक जितने भी आप जाना चाहे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप हम इसको बीआई ही करेंगे अगर हमें जरूरत होगी। अभी ऐसे कोई डेटा ऐसा है नहीं जिसमें हमें राउंडिंग की जरूरत हो,
लेकिन अगर जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम रेवेन्यू वाले कॉलम में, अगर हमारे पास अभी देखें यहाँ पे कुछ वैल्यूज में 50 सेंट्स भी है, $932 और 50 सेंट्स, इस तरह से ये वैल्यू है। अगर सारी वैल्यूज में 0 सेंट्स होते तो हम इसका राउंड ऑफ रिमूव कर सकते थे, सही है ना। तो अगर हमें जरूरत पड़ती राउंड ऑफ रिमूव करने की, तो पहले हम पावर क्यूरी बंद करते, बीआई में आते और फिर वहां पे राउंड ऑफ करते। वैसे तो ये पावर क्यूरी में भी हो जाएगा, लेकिन इफेक्टिव ज्यादा है कि आप बीआई के अंदर करें। तो कुछ चीजों के अंदर ये होगा कि इफेक्टिव होगा कि आप वो चीजें पावर बीआई के अंदर कर रहे होंगे, वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें समझ आती जाएंगी, आदत होती जाएगी चीजों की, सही है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारी जितनी भी क्लीनिंग प्रोसीजर्स थे वो हमने अप्लाई करनी है। इसके अलावा भी क्लीनिंग प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं और, कोई किसी के माइंड में कोई ख्याल आ रहा है, कोई और पॉइंट हो सकता है? अगर ऊपर की टैब को देखते हुए भी अगर कोई ख्याल आ रहा है तो भी बता सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करें, एक चीज, कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे एक चीज नोट करें कि वी डोंट हैव अ प्रॉफिट कॉलम, डोंट हैव अ प्रॉफिट कॉलम, राइट। और प्रॉफिट का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ये प्रॉफिट का कॉलम ही नहीं है, रेवेन्यू का कॉलम है, कॉस्ट का कॉलम है, प्रॉफिट का कॉलम नहीं है, ठीक है। और मैथमेटिकली थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं भी पता, अगर किसी का कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं भी है, तब भी थोड़ा बहुत आपको एज अ डेटा एनालिस्ट पता होना चाहिए ये छोटे छोटे से फॉर्मूलाज, जो कि आगे हमारे पास काम आने वाले हैं। जैसे कि प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, किसी को पता है क्या होता है? कॉस्ट अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला, सही है। अब हम प्रॉफिट का कॉलम नहीं है तो हम कॉलम ऐड करेंगे। ऐड कॉलम कैसे कर सकते हैं? कहां से दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? ऊपर है हमारे पास ऐड कॉलम का ऑप्शन, ऊपर की टैब में देखिए, दिख रहा है ऐड कॉलम। ऐड कॉलम के टैब में जाएंगे और हमें क्या करना है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सब्ट्रैक्शन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। तो हमें इधर आएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले ऑप्शन में, स्टैंडर्ड में, सही है। अच्छा, उससे भी पहले हमें कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से दो कॉलम में सब्ट्रैक्शन करनी है। कौन कौन से कॉलम है वो? रेवेन्यू और कॉस्ट, सही है। लेकिन एक टाइम में एक ही कॉलम सेलेक्ट होता है ना, तो आप कंट्रोल प्रेस करके दो कॉलम सेलेक्ट करेंगे। और उसके लिए एक चीज और जरूरी है कि पहले आपने रेवेन्यू सेलेक्ट किया हो और उसके बाद कॉस्ट सेलेक्ट किया हो। वजह, माइनस कर रहे हैं हम। और मैथमेटिक्स में अगर हम पहले बड़ी वैल्यू ले लेते हैं और बाद में छोटी वैल्यू करते हैं और माइनस करते हैं, तो नेगेटिव में आंसर आता है, सही है ना। तो इसलिए हमें ये ख्याल रखना है कि पहले किस वैल्यू से किस वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करना था, इसलिए रेवेन्यू पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके कॉस्ट का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कर लिया यहाँ तक, लड़की मैसेज बंद करो, रेवेन्यू और कॉस्ट का कॉलम सेलेक्ट करो। उसके बाद क्या होगा, ऐड कॉलम में जाएंगे और स्टैंडर्ड में जाएंगे। यहाँ दिख रहा है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन के अंदर क्या सेलेक्ट करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन का कॉलम आ गया जी। इस कॉलम को क्या रीनेम कर सकते हैं? हाँ, इसको कॉलम को क्या नेम देंगे? प्रॉफिट। करें रीनेम,
इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए प्रॉफिट की? जो लगी हुई है वही। जो लगी हुई है वही होनी चाहिए या कुछ और? हाँ, चौर कौन सी? लड़कियों तुम बताओ। यही होगी। वेरी गुड, यही वाली होगी। सही है, क्योंकि ये प्रॉफिट भी क्या होता है, पैसे होते हैं ये भी। सही है, इसलिए यहाँ पे भी यही होगी। अच्छा, अब ये जो नया कॉलम जब भी आप ऐड करते हैं ना, वो हमेशा एंड में ऐड होता है। तो आप इसकी पोजीशन अगर चेंज करना चाहें तो इसको ड्रैग करके आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर में लेके आ गई, ड्रैग करके। सही है। अच्छा, अब एक और कॉलम हम ऐड करेंगे, बस आखिरी एक और कॉलम ऐड करेंगे फिर छुट्टी। सही है? एक और कॉलम हम ऐड करेंगे। हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि ऑर्डर डेट, जब जिस डेट को ऑर्डर दिया गया था उस डेट से उस डेट तक जिस डेट को हमने शिफ्ट किया कितने डेज थे। सही है, यानी कि नंबर ऑफ डेज टू बी शिफ्ट हमें कैलकुलेट करने। सही है, तो आप लोग जब भी पावर क्यूरी के अंदर काम कर रहे होंगे, आप ये भी देखेंगे मैथमेटिकली तौर पे या एज अ डेटा एनालिस्ट की नजर से हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई करके एनालिसिस कर सकते हैं या कुछ इनसाइट या कोई ऐसी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं जो कि हमारे काम आए। ठीक है, तो अभी हम एक कॉलम जनरेट करने वाले हैं, जैसे हमने प्रॉफिट जनरेट किया, पहले से नहीं था बना हुआ, हमने खुद बना लिया। अब हम एक कॉलम बनाने वाले हैं डेज टू बी शिफ्ट का, कि कितने दिन लगे शिपिंग में। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना होगा, ऑर्डर डेट और शिप डेट को क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा। सही है, लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है। सही है, सुन ले क्या है। पहले आप शिप डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आप ऑर्डर डेट सेलेक्ट करेंगे। वजह, माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? शिप डेट क्यों बड़ी होगी? जो बाद में हुआ। हाँ, क्योंकि वो बाद की डेट होगी। सही है, शिप डेट ऑब्वियसली बात है बाद की होगी, ऑर्डर डेट ऑब्वियसली बात है पहले की होगी। सही है ना, तो इसलिए हम पहले शिप डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके फिर ऑर्डर डेट सेलेक्ट करेंगे। ओके। अच्छा, अब स्टैंडर्ड का ऑप्शन तो इनेबल ही नहीं हो रहा हमारे पास। ऐड कॉलम के अंदर स्टैंडर्ड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो रहा। स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल भी, ये भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं अवेलेबल, इसमें सिर्फ काउंट वैल्यूज आ रहा है। तो बेसिकली क्योंकि ये डेट कॉलम्स है तो यहाँ पे हमारे पास डेट अवेलेबल हो रहा है, हम डेट पे जाएंगे। सही है, और इसमें से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट डेज, क्योंकि डेट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करने का भी डिफरेंट तरीका है। सही है, आपने डेज सब्ट्रैक्ट करनी है, आपने मंथ सब्ट्रैक्ट करना है, या आपने कोई चीज मल्टीप्लाई करनी है, तो उसके अलग तरीके। आप उसको नॉर्मल मैथमेटिकल सब्ट्रैक्शन की तरह से नहीं कर सकते। सही है, तो डेट की कॉलम से हम सब्ट्रैक्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डेज की सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, विच इज द कॉलम फॉर डेज टू बी शिफ्ट। सही है, और डेटा टाइप होल नंबर वाली सही है इसके अंदर। समझ आया ये क्या किया कैसे किए? दोबारा बता रही हूँ, पहले शिप डेट सेलेक्ट करना है, फिर ऑर्डर डेट सेलेक्ट करना है, और ऐड कॉलम में जाके ये डेट वाले ऑप्शन में जाके सब्ट्रैक्ट डेज करने हैं। जी कह रही, अच्छा हो गया ये, गर्ल्स हो गया, सब बताए हो गए सारे स्टेप्स। तो क्या अब हम इसको सेव करने वाले हैं और फिर छुट्टी देने वाले हैं। हाँ, शो नहीं हो रहा। सब्ट्रैक्ट डेज,
अच्छा जी, अब हमने इसको सेव करना है सारा और हमने इसको अप्लाई भी करना है, सही है। तो अब हम यहाँ से वापस आएंगे होम के टैब में, और यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे पास टॉप लेफ्ट पे मौजूद है क्लोज एंड अप्लाई, दिख रहा है। तो हमने करना है क्लोज एंड अप्लाई, ताकि पावर क्यूरी एडिटर बंद हो जाए, और जितनी भी क्यूरीज हमने, जितने भी क्लीनिंग प्रोसीजर हमने परफॉर्म करे हैं, वो सारे पावर बीआई के अंदर अप्लाई हो जाए, हमारे पास डेटा पावर बीआई के अंदर आ जाए। सही है, ये इसने थोड़ी सी लोडिंग करी, और अब मेरे पास मेरा डेटा पावर बीआई के अंदर मौजूद है विथ ऑल द थिंग्स जो कि हमने परफॉर्म की थी। कैसे देखेंगे, टेबल व्यू से जाके हम देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें प्रॉफिट कॉलम भी आया हुआ है, सही है, डेज टू बी शिफ्ट वाला कॉलम भी है, और बाकी जितने भी सारे हमने क्लीनिंग प्रोसीजर अप्लाई किए थे वो सारे मौजूद है जी। अच्छा, अब हमारा डेटा इस काबिल हो गया है कि उसमें से कुछ इंसाइट जनरेट की जा सके। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इस पर डैशबोर्ड बना के आना, और आप लोगों की छुट्टी है। क्या है? ठीक है।
जी आज रिकॉर्डिंग बंद कर दो।